सोवियत यूनियन क्यों टूटा? टूटने की अभी वजूहत कुछ बता चुका हूं, आगे भी चलें। क्योंकि ये गैर फिक्री और मफादात पे मुश्तमिल इत्तेहाद था, इसलिए ये इत्तेहाद शुरू से ही नाकाम दिखाई दे रहा था। फिर दूसरी जंग अजीम के बाद कोल्ड वॉर में हिस्सा डालते डालते और दिफाई बजट बढ़ाते बढ़ाते रूस की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। भाई आपने जब इतनी, वो क्या कहते हैं सरायकी में, यारी अगर उठे ना रखनी है तो दरवाजे भी ऊंचे रखो, ठीक है। अगर ऊंटों से दोस्ती रखनी है तो फिर दरवाजे भी ऊंचे रखो। भाई आप 15 रियासतें साथ शामिल कर चुके हो, तो फिर आपको सारी चीजें बढ़ानी है। ऊपर से आप मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज भी थोड़ी बहुत बड़ी हैं, फाइनेंशियली आप कमजोर हैं और आप बहुत पूरी आधी दुनिया को कवर करना चाह रहे हैं, मसाइल तो होंगे। तो बेसिकली मईशत बहुत कमजोर हो गई थी। और दूसरी तरफ जो जर्मनी वाला पार्ट था, और इस तरह से लोग आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गए थे। वो देख रहे थे कि दूसरी तरफ तरक्की हो रही और इधर नहीं हो रही, ठीक है। तो आप कब तक आंखें बंद कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी सल्तनत थी, लिहाजा मईशत के शदीद मसाइल थे और अवाम का मेयार जिंदगी भी बहुत गिर चुका था इस वजह से। नेक्स्ट, उर्दू का एक मुहावरा है, मुंह पर 100 दुर्रे लगाना। ये भी आपको पढ़ाए जाएंगे, मतलब भेजे जाएंगे, आपने उसको याद रखना है। पेपर्स में आते होते हैं, हर पेपर में एक दो इस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसका क्या मतलब एक पहले मरा हुआ है, कोड़े किसको मारे जाते हैं? जिसको सजा देनी हो। एक मरा हुआ है, आप उसको कोड़े मार रहे हैं, तो वो जाहिर है कि ज्यादती की जा रही है। तो मुंह पर 100 दुर्रे लगाने के मुतरादिफ रूस से संगीन गलती करते हुए 1979 में 1979 में अफगानिस्तान में घुस गया। उसने कहा कि अफगानिस्तान पे भी कब्जा किया जाए और फिर पाकिस्तान आ जाएगा, उस पर भी कब्जा करके हम समंदर पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि आगे बात आ रही है कि रूस को इस वक्त 3 साइडें पानी की लगती हैं और तीनों जो है वो जब भी समंदर के आगे देखता है, आगे दुश्मन बैठा है। इधर से जापान बैठा है, उधर से डेनमार्क बैठा है, इधर से तुर्की बैठा है, ठीक है। 3 तरफ से छोटे छोटे समंदर लगते हैं, लेकिन तीनों तरफ से आगे उसको दुश्मन यानी कि नेटो अलायंस के जो दोस्त हैं, जो नेटो अलायंस में मौजूद हैं, उनमें से गुजर के जाना होता है। तो बड़ा मसाइल है। तो इसकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि ये पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ वहां तक पहुंचे, समंदरों तक, ठीक है। तो याद रखिएगा 1979 में अफगानिस्तान में शामिल हुआ, घुस गया था जंग करने। इन्हीं हालात में 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है, रूसी ताकत के लिए लीडर बन के सामने आए 1985 में। कम्युनिस्ट से ही ताल्लुक था और ये मिखाइल गोर्बाचोव जो है ये लीडर बन के सामने आए। थोड़ी सी अकल वाले बंदे थे, ठीक है, समझ नहीं आई? गोर्बाचोव, ठीक है। अच्छा, उन्हें बुरी मईशत के साथ सोवियत रूस का बिगड़ा हुआ सियासी निजाम भी गुस्से में मिला, इसीलिए हमने सूरत हाल के मुताबिक इस्लाहात लाने का फैसला किया। थोड़े से पढ़े लिखे बंदे थे। आगे चलें। मिखाइल गोर्बाचोव, ये थोड़ा सा उनका तारुफ है कि मिखाइल गोर्बाचोव वाज अ सोवियत एंड रशियन पॉलिटिशियन। पहले सोवियत का और फिर जब रूस आजाद हो गया, यूएसएसआर टूट गया, तो फिर रूस का भी स्टेट्समैन है, बहुत बड़ा नाम है। सर द लास्ट लीडर, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ द सोवियत यूनियन। जो यूएसएसआर था उसका आखिरी लीडर कौन थे? ये थे 1985 टू द कंट्रीज रेजोल्यूशन, जब कंट्री टूट नहीं गया 1991 तक। तो 1985 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर के आखिरी हेड रहे, ठीक है। इनकी बर्थ भी लिखी हुई है और डेथ भी लिखी हुई है, 2 साल पहले वफात पा गए। अच्छा जी, ये जी मिखाइल गोर्बाचोव, सोवियत यूनियन लास्ट लीडर हु एंडेड कोल्ड वॉर। इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने वार खत्म कराई थी। अजीम लोग वही होते हैं, तो इसने कोल्ड वॉर जितनी भी हो रही थी वो बंद करवाई और थोड़ा सा पीस का माहौल लेके आए, उस वजह से उनको इनाम भी दिया गया। आगे चलें। मिखाइल गोर्बाचोव की सलाहियत और इस्लाहात। अच्छा, इसने क्या क्या किया? पहली चीज जो थी वो ओपननेस थी। क्या लोगों पे पाबंदियां लगाई हुई,
ठीक है, क्या लोग उनको आजादी क्यों नहीं देते? उनको लिबरलिज्म दे, उनको राइट्स दे, उनको फ्लरिश करने दें, ठीक है, यानी कि वो कैपिटलिस्ट वाला निजाम, उनको कमाने दें, उनसे टैक्स लें, कमाने दें, उनको खुला छोड़ दें, उनके जहन के मुताबिक आगे बढ़ने दें उनको। तो ये उनकी ओपननेस थी। तो ओपननेस एक पहली इस्लाह थी जो उन्होंने की। नेक्स्ट, दूसरी थी पेरेस्ट्रोकिया। पेरेस्ट्रोकिया बेसिकली इकोनॉमिकल टर्म है कि इकोनॉमिकल रीस्ट्रक्चरिंग, कि जितने भी माशी निजाम था सारा बर्बाद हुआ पड़ा। इस तरह नहीं होता, नए सिरे से जो है वो इकोनॉमिकल सिस्टम को खड़ा किया जाए और उसमें बहुत सारे जो मसाइल हैं वो उनको खत्म किया जाए, इरेडिकेट किया जाए। नेक्स्ट, अच्छा जी, बैक फ्रॉम अफगानिस्तान। उसने कहा कि ये जो अफगानिस्तान में तुम घुस गए थे 1979 में अफगानिस्तान में घुस गए थे, ये कब आए थे? 1985 में। तो इन्होंने कहा कि ये जो तुम 1979 में अफगानिस्तान में घुस गए थे, फौजियों से कहा तुम जरा ये पहले बाहर निकलो ना, वापस आओ, तुम्हारा क्या काम है दूसरे ममालिक में जाना। इन्होंने कहा कि वापस, अपनी फौजियों को वापस बुला लिया, ठीक है, फौजी भी खुश। और फिर उसको पता भी था कि देखिए अफगानिस्तान में जब ये लड़े, अफगानिस्तान तो पहले गरीब था, अब उस पर बम मारे जा रहे, पहाड़ों पे इधर उधर अपनी ताकत शो किए जा रहे हैं, अब खुद कमजोर हो रहे, ठीक है, तो बहुत कमजोर हो गया था, इस वजह से वापस बुलाया। इतनी अच्छाई नहीं थी उनमें। तो उन्होंने 1989 में अफगानिस्तान से रूसी फौजों का इनखला शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था, कोल्ड वार खत्म करना। मुख्तलिफ इलाकों में रशिया जो है अब इन्वॉल्व नहीं होगा, अपने मुल्क की तरफ देखेगा। पहले क्या था, पिछले जो लेनिन थे और उसके बाद स्टालिन की बात अभी आई थी, जिसको मैं कहता हूँ नवाज शरीफ, तो उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे कि कम्युनिज्म फैले। इसने कहा कि बस बेहतरी आनी चाहिए अवाम की, कोल्ड वार्स खत्म की और उसके साथ फिर अफगानिस्तान से फौज को वापस बुलाया और कुछ अमन आया। और यहां से वापस बुलाने की वजह से अमेरिका बड़ा खुश हुआ, ठीक है, वरना वो ये सोच रहा था कि शायद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बाकी इलाकों में भी ये पहुंच गया तो कम्युनिज्म फैल जाएगी। अब उसने क्या किया, जब इसने फौजें वापस बुलाई उसने इनको इनाम दिया। किसको? मिखाइल को। क्या इनाम दिया? देखें जी इनाम। अक्टूबर 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव को अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो बहरहाल जब आप किसी के काम आते हैं तो उसका रिवार्ड मिलता है, चाहे आप मीर जाफर मीर सादिक बन के, ठीक है, हर दौर में। तो जाहिर है ये अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज के लिए बहुत अच्छी चीज है। नोबेल प्राइज भी तो वही देते हैं, तो उन्होंने इनको नोबेल प्राइज दिया कि आपने अच्छा काम किया। तो 1990 का जो नोबेल प्राइज है पीस का, वो मिखाइल को मिला था, ठीक है, गोर्बाचेव को। इत्तेहादी रियासतों का खुद मुख्तारी का ऐलान। अब बाकी जो 15 रियासतें जुड़ी थी वो थक गई थी, ठीक है, अब हमसे नहीं होता मजीद, प्लीज रूस से कहा कि हमारी जान छोड़े, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो अलहदा होना शुरू हो गई। सबसे पहले कौन सी स्टेट अलहदा हुई? बाल्टिक स्टेट में से एक एस्टोनिया ने आजादी का ऐलान कर दिया सबसे पहले। उसके बाद फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता आजाद होती गई, ठीक है। आगे चले, ये एस्टोनिया है, इसके बाद लैटविया और टॉपिक जी, अच्छा जी, इस एस्टोनिया के बाद बाकी दो बाल्टिक स्टेट्स, कितनी थी? तीन। इनमें से दो बाल्टिक स्टेट्स बड़ी देर करती मेहरबान आते आते यार, इसको भी सही करो। अच्छा जी, अब सुने इससे पिछली स्लाइड। तो यहां तक हम पहुंचे थे कि फिर छुट्टी हो गई, क्या दरमियान में खाना शुरू हो गया, सारे फ्री बैठे हैं, उनका मुंह उधर। अच्छा जी, तो हमने कहा था कि 15 नई रियासतें दुनिया के नक्शे पे वजूद, ये हो गया था। आगे चले, मजे की बात यह है कि बाल्टिक रियासतों समेत तमाम रियासतें अब रूस मुखालिफ इत्तेहाद नेटो का हिस्सा बन चुकी हैं, ठीक है। जो कभी रूस का हिस्सा थी अब वो नेटो में शामिल हो चुकी हैं। तो वक्त वक्त की बात है, आपके दुश्मन भी बदलते रहते हैं, आपके दोस्त भी बदलते रहते हैं, ये दुनिया मफादात की दुनिया है, ठीक है। आगे चलें,
रूस के वसी और इस जमीन में से 66% लोग मगरबी 20% हिस्से में रहते हैं। ये रशिया है, और रशिया के इस इलाके में जो यूरोपियन पार्ट है, कट्टे नहीं बैठना, पाबंदी है। एक नहीं, साथ साथ वाली कुर्सी पे नहीं बैठना, प्लीज जल्दी करें और थोड़ा जल्दी आया करें। अच्छा, ये देखें, ये रशिया है इस वक्त जो मौजूदा, और इसका जो यूरोपियन पार्ट है, ज्यादा आबादी इसमें रहती है, तकरीबन 66-67%, ठीक है। और इस पूरे इलाके में कम आबादी है, 34% है। लेकिन ये रकबा बहुत ज्यादा है, और जाहिर है कि इसमें रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस तरफ बहुत ज्यादा ठंड है और लोग इस तरफ कम ही जाते हैं। और जो मतलब यहाँ पे ऑयल और जो अपना गैस है, उसके जखायर भी ज्यादा इधर है, मिनरल्स भी ज्यादा इधर हैं, और इससे ज्यादा लोग क्योंकि इधर हैं, तो इधर से ले आके इधर इन लोगों को ज्यादा फायदा दिया जाता है, इन लोगों को कम दिया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा इशू है रशिया के अंदर, ठीक है। 80% एरिया इधर है, लोग 34% रहते हैं। इधर एरिया 20% है, लोग 66% तकरीबन, या 67-68% तक, ठीक है। इस वजह से भी मुल्क में थोड़ा सा अनारकी रहती है। इस वजह से वहां पर डिक्टेटरशिप है, फिर जबरदस्ती लोगों को पावर के साथ दबा के रखा जाता है कि चुप करके रहना है आपने, ठीक है। आगे चले, रूस के मसाइल में से सबसे बड़ा मसला समुद्री रास्ते से तिजारत है, ठीक है। मैं अभी पहले भी जिक्र कर चुका हूं, अभी दिखाएंगे। यहाँ पे मशरकी तरफ वलेदी वस्टॉक पोर्ट, वलेदियो स्टॉक पोर्ट है मशरकी साइड पे। ये देखिए, ये जापान है और यहाँ पे ये पोर्ट है इनकी, ठीक है। अच्छा, ये इस पोर्ट से जो ही निकलते हैं आगे जापान है, और जापान किसका मेंबर, अलाइड है, अलॉय है किसका, हम ये कह देते हैं कि जो आगे जापान है ये नेटो का इत्तेहादी है, ठीक है। और रशिया का जाहिर है ये दुश्मन हुआ जिस वजह से एक तो यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, अक्सर यहाँ पर जो समंदर है या सी है वो वो बर्फ से ढका रहता है, और गहराई भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इधर उधर लैंड्स वगैरह है, उसकी वजह से मट्टी गिर गिर के नीचे गिर गिर के समंदर की गहराई कम हो गई, तो बड़े जो जहाज है वो लंगर अंदाज नहीं हो सकते, ट्रेडिंग इतनी नहीं होती। दूसरा जापान है आगे, और वहां से गुजर के जाना पड़ता है, और टैक्सेस वगैरह। अच्छा, दूसरा जो है यहाँ पे है सेंट पीटर्सबर्ग के साथ यहाँ पे, और इस रास्ते से आगे जाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आगे कौन है, आपको गुजरना पड़ता है डेनमार्क से, और डेनमार्क भी नेटो का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इसके पास तीसरा नोवारोसेक पोर्ट, नोवारोसेक पोर्ट है यहाँ पे, और उसके आगे तुर्की है, तुर्की से गुजर के जाना पड़ेगा, ठीक है, इस्तांबुल के रास्ते से, ठीक है। और तुर्की के साथ पहले के ताल्लुकात इसके अच्छे नहीं थे, क्योंकि तुर्की भी नेटो का हिस्सा है, लेकिन अब बहरहाल इसके ताल्लुकात अच्छे हैं। जब तुर्की को पता चला है अमेरिका और बाकी लोग जो है वो मुस्लिम कुश हैं, तो ये भी अपने फायदे के लिए, क्योंकि रूस से भी जाहिर है तेल गैस वगैरह लेना करीब हमसाया है, इसके लिए भी आसानी है, तो ये भी उसके लिए आसानी पैदा करता है। लेकिन फिर भी यहाँ भी छोटे छोटे सीज हैं, और यहाँ भी मुश्किलात हैं, तो समुद्री रास्तों में इसको बहुत इश्यूज हैं, और ये चाहता है कि ये पाकिस्तान के जरिए से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जरिए से इन समुद्रों तक रसाई हासिल करे, ठीक है। बल्कि इसने तो जब थोड़ा सा बाशऊर हुआ तो इसने कहा कि मुझे भी सी पैक में साथ शामिल करें चाइना के साथ, ठीक है, मैं भी समुद्र तक पहुंचना चाहता हूं। लेकिन किसी को इस पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये कभी भी चाहे तो किसी पे भी कब्जा कर सकता है। और अब जो बैठा हुआ है व्लादिमीर पुतिन साहब, व्लादिमीर पुतिन, वो तो सबसे बड़ा डिक्टेटर है ना। अच्छा, अमेरिका के बाद रूस दुनिया का बहुत बड़ा असलहा फरोख्त करने वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो एमसीक्यू में आती हैं, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा असला फरोख्त करने वाला मुल्क है, ठीक है। 2013 से 17 तक तो इसने 47 ममालिक को, अभी आप रिसेंटली खुद स्टडी कीजिएगा, देखें जो मैं लाइनें पढ़ा देता हूँ आप भी सिर्फ वही पढ़ के आ जाते हो, ये नहीं है कि जो सर ने पढ़ा दिया है वो। तो 2017 तक की जो रिपोर्ट है उसमें 47 ममालिक को इसने दुनिया का जो जरूरत का 22% असलहा है वो फरोख्त किया, जबकि अमेरिका ने 98 ममालिक को असलहा फरोख्त किया, और वो दुनिया की डिमांड का 34% बनता है, ठीक है। तो ये दोनों ममालिक असलहा बेचते हैं बेसिकली पूरी दुनिया को बंदे मारने के लिए, और हमें सबक देते हैं ह्यूमन राइट्स के। अच्छा जी, अमेरिका के बाद रूस दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फौजी ताकतों में, फौजी तादाद में, या फौजी पावर्स में, ठीक है।
हर लिहाज से आपके पास जहाज हो, आपके पास फोर्सेस, ये सारी चीजें। अच्छा, चीन तीसरी, इंडिया चौथी और पाकिस्तान 7वें नंबर पे है। यहां पे खैर उसने 13वें नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन रिसेंटली अगर आप देखें तो पाकिस्तान 7वें नंबर पे बड़ी फौजी ताकत है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5 से 6 हजार एटम बम्स हैं। इसके बाद अमेरिका के पास तकरीबन 5,000 हैं और चीन के पास 500 हैं। वो ज्यादा इकोनॉमी पे जोर देता है, एटम बमों पे नहीं। पाकिस्तान 6ठे नंबर पे है, जिसके पास 170 से 200 एटम बम है। इंडिया उसके बाद आता है। पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा एटम बम है, याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड मौजूदा भी देख लीजिएगा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीजें एक आध साल पुरानी होती हैं, तो थोड़ा सा स्टडी भी कर लिया करें। ठीक है, तो ये ग्राफ है, ये मैं भेज दूंगा आपको। ये वैसे आज का ही ग्राफ है, आज ही मैंने उठाया, ये आज का ग्राफ है। ओके।